आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बायोलॉजी के टॉपिक को जिसका नाम है नर्वस सिस्टम और जिसे हिंदी में हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। गाइस, अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की कि नर्वस सिस्टम आखिर क्या है, क्या आप सभी में किसी को भी पता है इसके बारे में? हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, जिसमें पाचन तंत्र, जिसमें रक्त परिवहन संचरण तंत्र, जिसमें उत्सर्जन तंत्र और उसी में एक और तंत्र है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यानी नर्वस सिस्टम कहते हैं। बच्चों, आपको पता है ये बात कि हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण तंत्र जो होता है वो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम होता है। चलिए बात करते हैं क्या कि ये नर्वस सिस्टम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। बच्चों, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम को हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज अ बिग सिस्टम टू बैलेंस ह्यूमन बॉडी एंड इट कैन ऑल्सो कंट्रोल ऑब्जेक्ट। यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है एक बहुत बड़ा तंत्र है जो हमारे मानव शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। अब यहाँ एक छोटा सा वर्ड है बैलेंस, लेकिन बैलेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी बैलेंस की बात आती है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो दो प्रकार के बैलेंस हो सकते हैं। पहला बैलेंस आउटर बॉडी बैलेंस। आउटर से मतलब ये है कि जैसे हम चलते हैं, हम लिखते हैं, हम डांस करते हैं, यानी कि जितने भी मूवमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर होंगे, चाहे वो आप मैसेज टाइप कर रहे हो, अगर आप कमेंट में कुछ टाइप कर रहे हो, तो वो भी एक बैलेंस है। यानी कि ये हुआ आउटर बॉडी बैलेंस। दूसरा बैलेंस है इंटरनल बॉडी बैलेंस, जैसे सांस को अंदर लेना या छोड़ना। दूसरा पानी को पीना, है ना, या फिर मान लो कि अगर मैंने पानी पिया और किसी भी तरीके से अगर इसमें कुछ डस्ट या बैक्टीरिया हो तो मैं जस्ट उसे वोमिट कर दूंगा, तो ये भी एक बैलेंस है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है कि बॉडी के अंदर में बेसिकली बैलेंस करने का काम करता है। वो इंटरनल बॉडी बैलेंस भी है और आउटर बॉडी बैलेंस भी है। हम इसके बारे में आगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि और कौन कौन से पार्ट हैं जो बैलेंस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट गाइस क्या है कि इट कैन ऑल्सो कंट्रोल ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये मेरा रिमोट है। इस रिमोट की जब बात करें तो ये एक निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी ये ऊपर की ओर हवा में है। अब अचानक से नीचे हो गई, फिर ऊपर हो गई, आगे पीछे दाएं बाएं, ये खुद तो हो नहीं सकती। इसे करने के लिए क्या चाहिए हमें? इसे मूवमेंट के लिए या इसे ऊपर नीचे करने के लिए हम अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू इसे कर सकते हैं। ओके, अब बात हुई नर्वस सिस्टम की। तो गाइस, नर्वस सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इसकी कोई ना कोई तो यूनिट होगी होगी। तो नर्वस सिस्टम की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि तंत्रिका तंत्र की एक इकाई न्यूरॉन कोशिका है। और हमारे शरीर की जब हम बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर में ये जो नर्वस सिस्टम है पूरे के पूरे इस कंट्रोल को ये न्यूरॉन ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि न्यूरॉन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, अगर न्यूरॉन की बात करें तो मैं इसे कह सकता हूं फंक्शनल कोऑर्डिनेशन यूनिट, यानी कि कार्यात्मक समन्वय की इकाई। ध्यान दीजिएगा, कार्यात्मक समन्वय की इकाई मैंने इसे क्यों कहा, क्योंकि ये क्या कर रही है, जितने भी हम फंक्शन कर रहे हैं बॉडी के अंदर में उसके बीच कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है। यानी कि न्यूरॉन सेल हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट सेल है। एक बात और जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि हमारी बॉडी में बहुत प्रकार की कोशिकाएं हैं। किडनी की कोशिकाएं अलग होती है, लीवर की कोशिकाएं अलग है, आंख की कोशिकाएं अलग है, स्किन की कोशिकाएं अलग है, और इनमें से कुछ कोशिकाएं जीवन भर बढ़ती रहती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कोशिका का जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो डिवाइड करना होता है। एक कोशिका दूसरी कोशिका में विभाजित हो जाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूरॉन कोशिका होती है एक स्पेशल सेल होती है, एक विशेष प्रकार की कोशिका है, ये कभी आपस में विभाजित नहीं होती।
यानी कि न्यूरॉन सेल कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें से अगर न्यूरॉन कोशिका होगी तो ये केवल एक बार ही बनी है। जब हम अपने माँ के पेट में थे तभी ये कोशिका धीरे 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 डेवलप हो रही थी और आज तक हमारी बॉडी के अंदर में है। लेकिन जैसे जैसे अगर ये न्यूरॉन सेल वीक होती जाएंगी या कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो ये जो कोशिका जहां भी होगी वो अंग काम करना बंद कर देगा। जी बिल्कुल, हमारे शरीर में आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन का मतलब आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये सब न्यूरॉन कोशिका के बने होते हैं या यहाँ पे न्यूरॉन कोशिका बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसलिए जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाता है वैसे वैसे ये सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए गाइस ध्यान रखें कि कुछ भी हो जाए इस न्यूरॉन सेल को आपको हेल्दी रखना ही होगा। वो किस तरीके से रख सकते हैं, हम बात करेंगे विटामिन में, हम बात करेंगे फैट में, हम बात करेंगे प्रोटीन में कि न्यूरॉन्स को किस तरीके से हेल्दी रखा जाए। अभी हम आगे बात करते हैं न्यूरॉन सेल। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका हो सकती हैं और जिसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भी हो सकती है। तो एक छोटी सी एक फैक्ट है, मैं बता देता हूं आपको कि हमारे शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है यही न्यूरॉन कोशिका, और हमारे शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है आरबीसी। ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बात करूं ह्यूमन बॉडी के बारे में कि ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तब क्या होगी वो आरबीसी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि पुरुषों में आरबीसी आंसर नहीं होगा, वहां पे होगा स्पर्म। स्पर्म एक ऐसी सेल है जो आरबीसी से भी छोटी होती है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछ सकते हैं। अगर फीमेल में पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट सेल तो आरबीसी है, मेल में पूछा जाए तो स्पर्म है, और अगर ये पूछा जाए कि ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है तो आप जवाब दीजिएगा कौन सा, आरबीसी। और सबसे लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन। ये तो रही ह्यूमन बॉडी के बारे में। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि पूरे लिविंग वर्ल्ड में, मतलब पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तब ध्यान दीजिएगा वो होगी माइकोप्लाज्मा, है ना। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, और सबसे बड़ी सेल कौन है ये सभी को पता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए आइए हम बात करते हैं इस न्यूरॉन के बारे में कि इस न्यूरॉन में और कौन कौन सी चीजें होती है। सो गाइस, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आकाशगंगा में जितने तारे नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन्स है। आप इस फिगर को देख रहे हो किस तरीके से आपस में ये जुड़ी पड़ी है। मतलब आकाशगंगा की बात कर रहा हूं मैं, कितने खरब स्टार होंगे वहां पे, लेकिन उससे ज्यादा हमारे शरीर में ये न्यूरॉन कोशिका होती है और इसी तरीके से आपस में जकड़ी रहती है। अब देखिए, हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये है आपका एक सिंगल न्यूरॉन। किसी भी न्यूरॉन के 3 पार्ट हो सकते हैं, जिसके सबसे पहले पार्ट को हम कहते हैं डेंड्राइट्स, है ना। इसे हिंदी में दुमाक्ष भी कह सकते हैं। आप ये तो इसे कह सकते हो कि किसी भी न्यूरॉन का जो हेड वाला पोर्शन होता है, जो सर वाला पोर्शन होता है, वो कौन है, डेंड्राइट्स है। ओके, ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हो, ये जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है ये डेंड्राइट्स है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सेंस ऑर्गन के पास होते हैं। सेंस ऑर्गन जैसे मैंने बताया आपको, क्या, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सेंस ऑर्गन से इंपल्सेस लेते हैं। मतलब कि जो भी हमारे आसपास के वातावरण में जो भी घटनाएं घटती है, चाहे वो तेज हवा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, है ना, तो ये सब, ये जो डेंड्राइट्स है ये क्या करते हैं, इंपल्सेस कैरी कर लेते हैं। कैरी करने के बाद इसके सेकंड पार्ट जिसे हम कहते हैं सेल बॉडी, वहां पर भेज देते हैं। सेल बॉडी बिल्कुल कोशिका की जैसी है, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और जैसे भी सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब यहाँ पे। और उसका तीसरा जो पार्ट है, लंबी सी पूछ सी दिखाई दे रही है आपको, ये हाँ, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। यानी न्यूरॉन के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। सबसे पहले पार्ट को क्या कहा हमने, डेंड्राइट्स। उसके दूसरे पार्ट को क्या कहा, सेल बॉडी। और उसके तीसरे पार्ट को क्या कहा हमने, एक्सॉन। देखो,
अब आप जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे सर ने यहाँ पे नाम नहीं बताया हिंदी में। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि यहाँ पे अगर मैं हिंदी में नाम लिख दूं बट पेपर में कभी भी हिंदी में इन सब के वर्ड नहीं आते। इसलिए बायोलॉजी की जब हम बात करें, स्पेशली जब बायोलॉजी की बात करते हैं, तो जितने भी इंग्लिश टर्म है आप उसको उसी में याद करें, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इंपल्सेस किस तरीके से कैरी हो सकते हैं। देखो, मान लो कि किसी ने आपको टच किया या किसी ने आपको कोई पेन चुभाया, है ना। जैसे आपको पेन चुभाया, मैं देखो मैं काट रहा हूँ, है ना, मैं पिंच ले रहा हूँ, तो जैसे मैं पिंच कर रहा हूँ मुझे हल्की सी क्या चुभन सी हो रही है। वो चुभन क्यों हुई पता है आपको? क्योंकि ये जो देखो आप, ये जो आप डेंड्राइट्स देख रहे हो ना, जैसे ही मैंने यहाँ पे पिंच करना स्टार्ट किया तो ये डेंड्राइट ने क्या किया, इम्पल्सेस आवेग को कैरी करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? जैसे आवेग को कैरी करना शुरू कर दिया, अब ये इम्पल्सेस कहाँ गई? सेल बॉडी के पास, है ना। अब ये सेल बॉडी क्या करेगी, इस इम्पल्सेस को इस लंबी पूंछ जिसे आप एक्सॉन कहते हो, इसके थ्रू भेज देगी कहाँ पे? दूसरे न्यूरॉन के पास। समझ रहे हो? फिर उसी तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इसी तरीके से एक लंबी श्रृंखला बनकर कहां पहुंच जाएगी? आपके मस्तिष्क यानी कि आपके ब्रेन में। फिर आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई चुभन हो रही है या नहीं हो रही। अब आप सोचो कि बहुत मिली सेकेंड में आपको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पल्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक दो न्यूरॉन से नहीं, वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से ट्रांसफर हो रहा है। आप समझ सकते हैं इसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। चलो एक बार हम ये पता कर लेते हैं कि आखिर होता क्या है जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सेस जाता है ना, तो किस तरीके से मूवमेंट होती है। चलिए देखते हैं। देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन द सिग्नल रीच एंड ऑफ द एक्सॉन। क्या होता है जब एक सिग्नल जो है वो किसी भी न्यूरॉन के एंड वाले पोर्शन में आता है। अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा है, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, है ना। देखो, दिख रही वाला पोर्शन नर्व के एंडिंग में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से देखिएगा। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, देखो ठीक है, ठीक है। यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ रहा है। ये तो एक आपको ये विजिबल न्यूरॉन दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक और न्यूरॉन है, देखो ये वाला पोर्शन, है ना। ये तो अब ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ रहा है। तो याद रखेंगे गाइस कि अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है कि सिनेप्स जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाएं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन केवल न्यूरॉन कोशिका की बात हो रही है यहाँ पे कि न्यूरॉन कोशिका के जहां भी एक और एक दो न्यूरॉन जुड़ेंगे उसे हम सिनेप्स कहते हैं, और ये हमेशा नर्व के एंडिंग में होता है। इज इट क्लियर? यानी कि ये मैसेज चला गया। बट एक चीज सोचो कि ये जा कैसे रहा है। भाई सिग्नल की बात करें, इंपल्सेस की बात करें, सर आप ये अपने इंपल्सेस बताया, बट वो इंपल्सेस है क्या? बेसिकली क्या है कि जब हम कोई भी चीज आप टच करते हो, पिंच कर रहे हो, मुझे पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या है, दर्द हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे मैंने पिंच किया तो ये न्यूरॉन्स नहीं ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से एक विशेष प्रकार का रसायन या आप बोल सकते हो विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जो ब्रेन तक पहुंचता है। जी हाँ, हम बोल सकते हैं कि द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू अदर न्यूरॉन अक्रॉस अ जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स बाय केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब एक नया वर्ड आया, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर आखिर क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो एक बार यहाँ देखो, देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ रहा है ना, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो सिनेप्स है, इस सिनेप्स को मैं जूम करने वाला हूँ। ओके, इस सिनेप्स को क्या करने वाला हूँ मैं? जूम करने वाला हूँ। जूम करूंगा तो किस तरीके से दिखेगा एक बार देखो। देखो मैंने ये जूम कर दिया, है ना। मैं इसे और जूम कर देता हूँ। देखो अब ये दो न्यूरॉन है जो आपस में जुड़े पड़े हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज रिलीज होती दिखाई दे रही है ना। ये रिलीज हो रही है एक न्यूरॉन से, ये केमिकल रिलीज होकर के दूसरे न्यूरॉन के पास जा रहा है। गाइस ये जो आप देख रहे हो हर एक न्यूरॉन के एंड पर
है ना, एक गुहा टाइप की होती है, कैविटी टाइप की होती है, और वहां पर कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, किसे, दूसरे न्यूरॉन के। जैसे अभी आप मुझे कहाँ देख रहे हो, अभी आप मुझे लैपटॉप के माध्यम से देख सकते हो, या हो सकता है कि अभी आप मुझे सुन रहे होंगे अपने मोबाइल फोन में। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने मोबाइल फोन में जब देख रहे होगे तो मोबाइल फोन को हेडफोन से कनेक्ट किया होगा आपने, ठीक है। तो सिंपल सा है, समझ लो कि आपका जो मोबाइल फोन है वो है ब्रेन, ठीक है, और आपका जो ईयर है वो क्या है, जिसमें से आप सुन रहे हो, सॉरी माफ करना, कि आप मोबाइल फोन है आपका, उसे मान लो एक ब्रेन मान लो, और वो जो जो आप ईयरफोन लेके जा रहे हो वो समझ लो एक नर्व्स है जो आपके कान में आवाज आ रही है। अब जो ईयरफोन है वो तभी ना एक्टिव होगा जब मोबाइल फोन में कोई भी वीडियो प्ले होगी। अगर आप उस वीडियो को स्टॉप कर देते हो तो आवाज आएगी, नहीं आएगी ना, क्यों, क्योंकि उस ईयरफोन के अंदर में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं वो जा ही नहीं रहे। तो ठीक उसी तरीके से हमारे ब्रेन से निकल करके हमारे सेंस ऑर्गन तक, सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 मैंने आपको बताया, यही न्यूरॉन्स निकल के गए हैं, ठीक है, यही न्यूरॉन्स निकल के गए हैं। तो अब क्या है कि न्यूरॉन्स तो ब्रेन से आपस में कनेक्ट है, जैसे ही मैंने यहाँ पिंच किया, अब यहाँ से ये कौन सा हार्मोन, ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो ब्रेन तक पहुंचा, आपको सिग्नल पता चल जाता है। लेकिन मान लो किसी तरीके से यहाँ पर कट हो जाए, मान लो अगर कट हो जाए तो क्या ये हार्मोन्स ब्रेन तक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, हमें पता ही चलेगा कि यहाँ पर कट लगा है। तो नर्वस सिस्टम की जब बात करें तो नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में जो भी केमिकल रिलीज होते हैं उसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक ऐसा हार्मोन जो केवल न्यूरॉन में ट्रेवल करता है। देखो हार्मोन तो बहुत सारे हो सकते हैं, समझ रहे हो, हार्मोन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कौन से न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं हम, किसी भी न्यूरॉन्स की, उसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, हार्मोन। तो ऐसे हार्मोन को क्या कहेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए एक बार देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम में कि अगर ये मैसेज, मतलब अगर आपको कोई भी चीज इंफॉर्मेशन ब्रेन में डालनी है तो इस न्यूरोट्रांसमीटर का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सुन भी पा रहे हो तो कान से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ही जा रही है। अगर आप देख रहे हो और आपको चीजें समझ में आ रही है तो ये भी केवल न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही जा रही है। अब एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से और कितने न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है गाइस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है ये, NMJ गाइस, जहां पर द पॉइंट वेयर योर मसल्स एंड नर्वस सिस्टम मीट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहां आपका मसल्स और नर्वस सिस्टम जुड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। दूसरी है गाइस, देखें दो प्रकार, ऐसे तो दो प्रकार के हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें सबसे पहला है एसिटिल्कोलाइन। हमारे नर्वस सिस्टम में जो सबसे ज्यादा हार्मोन पाया जाता है, या हमारे नर्वस सिस्टम में जो सबसे ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है वो कौन है, एसिटिल्कोलाइन। और जो दूसरा है वो है क्या, एड्रीनलिन। ध्यान दीजिएगा गाइस, ये जो एड्रीनलिन है इसे आप फ्लाइट और फाइट के नाम से भी जानते हो, लड़ो और उड़ो के नाम से भी जानते हो। हाँ, ये हार्मोन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये नर्वस सिस्टम में ट्रेवल करता है। आप सोचोगे कभी भी सडनली आपको कोई, जैसे आप अचानक शांत बैठे हो, अचानक पीछे से कोई आगे चिल्ला दिया आप पे, तो कैसे चौंक जाते हैं। तो वो चौंक जाना कितने जल्दी हो जाता है, कितने सेकंड में हो जाता है, वो क्यों, क्योंकि वो एड्रेनलिन के थ्रू होता है। सो गाइस अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, हमने बात की न्यूरॉन्स के बारे में, है ना, हमने बात करी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। नेक्स्ट एक बार हम बात कर लेते हैं क्या, नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के हैं। सो अभी हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है वो कितने प्रकार के हैं। देखो नर्वस सिस्टम की बात करें तो 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम है, जिसमें सबसे पहला है कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दूसरा जो है वो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा जो है वो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जो हमारा शरीर है वो 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना है।
हालांकि आप बहुत सारे पेपर में देखोगे दो है, जिसमें केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और ऑटोमेटिक को क्या पेरिफेरल के अंदर ही डाल दिया। बट हम यहाँ पे समझने की दृष्टिकोण से अलग अलग करेंगे। तो पहला हम देखते हैं एक बार कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे नाम से पता चलता है कि ये सेंट्रल में बिल्कुल केंद्रीय है। अब इसके दो भाग, दो भाग कौन कौन से, पहला जो है वो है ब्रेन, और जो दूसरा है वो है स्पाइनल कॉर्ड। चलिए एक एक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन, वैसे ब्रेन के बारे में तो आपको पता ही होगा ये क्या कर सकता है। मैं कहूंगा कि द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में आपके मस्तिष्क से जटिल संरचना कोई भी नहीं है। हम सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, हम हवा से तेज चलने वाली मिसाइल बना रहे हैं, हम चांद में बसने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक हमने कोई ब्रेन बनाया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रेन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। गाइस, ब्रेन की जब बात करें तो ब्रेन में लगभग 100 बिलियंस न्यूरॉन होते हैं, लेकिन क्या ये सारे के सारे एक्टिव होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे आइंस्टाइन थे ना, उनका भी केवल 15 बिलियन ही एक्टिवेट था। तो सोचो हमारा कितना होगा। अब क्या इस उम्र में हम अपने इस नर्वस सिस्टम के इस ब्रेन के इस न्यूरॉन को एक्टिव करा सकता है? नहीं करा सकता। ये केवल 0 से 5 साल की उम्र तक ही एक्टिवेट होता है। जितना कराना है उसी समय हो सकता है, बाकी धीरे धीरे एक्टिवेट नहीं, जैसे उम्र बढ़ती जाती है धीरे धीरे सुकूनने लगते हैं, और एक डिजीज हो जाती है जिसे हम अल्जाइमर कह सकते हैं। डिमेंशिया अल्जाइमर का नाम सुना होगा, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो हमारा जो ब्रेन है वो कितने 100 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन ये एक्टिव कितना होता है अभी तक पता चला है, ये केवल और केवल 15 बिलियन एक्टिव है। किसमें? आइंस्टाइन में। और हाँ, जो हमारी व्हेल है उसमें 25% तक एक्टिव अभी देखा गया। चलिए अब हम साइज की बात कर लेते हैं कि जो ब्रेन का साइज है वो कितना है। ब्रेन जो है लगभग अप्रोक्स 1300 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। और हाँ, ब्रेन की बात करें तो गाइस, ब्रेन जो है हमारे हमारे एक हड्डी की खोल में, ये देख रहे हो हड्डी, हड्डी तो कोई भी आपने देखा होगा, कंकाल देखा होगा, कंकाल में आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देता है, यहाँ तक, इसको स्कल कहते हैं, कंकाल बोलते हैं। लेकिन ब्रेन कहाँ तक होता है? ब्रेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर होता है। तो जहां से लेकर ब्रेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले हड्डी के पार्ट को हम कहते हैं कपाल। क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। मैं आगे बताऊंगा अभी, कपाल कहते हैं। और दूसरा क्या है? कपाल के ही चारों तरफ, मतलब हमारी जो हड्डी है ये, और हमारा जो ब्रेन है उसके बीच में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? मेनिंजेस कहते हैं। अब ये मेनिंजेस के भी 3 लेयर हैं गाइस, जिसके सबसे ऊपर वाले को कहते हैं ड्यूरा मैटर, उसके बीच वाले को कहते हैं अरिकाइड, और सबसे नीचे वाले को कहते हैं हम पायलेट। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा। देखो देखो ये है आपका ब्रेन। ओके, अब ये जो ब्रेन है इसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद कोई इस तरीके से चीज दिखाई दी। अब ये जो देख रहे हो ये तो आपका हेयर हो गया, इसके नीचे ये जो देख रहे हो ना, ये पोर्शन, ये आपकी चमड़ी हो गई, और इसके ये जो पोर्शन देख रहे हो हड्डी वाला, ये है क्रेनियम। क्या है? क्रेनियम। ध्यान दीजिएगा, ये क्रेनियम है, जो मैंने बोला ना स्कल, कंकाल देखते हो ना कंकाल, तो कंकाल में केवल ध्यान रखना यहां से लेकर के यहां तक, जहां तक ब्रेन बंद रहता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। देखो ये है क्रेनियम, और ये आपका ब्रेन है। अब इस क्रेनियम और ब्रेन के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, और ये जो मेनिंजेस है वो कितने लेयर में? 3 लेयर में होती है। सबसे पहले वाले को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, उसके बाद नीचे वाले को अरिकाइड कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को हम पायामेटर कहते हैं। और इन तीनों को मिला के ही हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। एक बार मैं फिर से दिखा दूं, अगर समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से देखो। देखो ये है ना ब्रेन, ये जो ब्रेन देख रहे हो, इस ब्रेन के चारों तरफ अगर हम बात करें, क्या चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेनिंजेस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम मेनिंजेस कहते हैं।
क्या कहते हैं, मेनिंजेस। ये है मेनिंजेस। अब उस मेनिंजेस के 3 लेयर हैं, जिसके सबसे ऊपर वाले को हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, ठीक है, बीच वाले को ऑरिकाइड कहते हैं और नीचे वाले को पाया मैटर कहते हैं। गाइस, अगर इन तीनों लेयर में से किसी भी लेयर में अगर क्या होगी, सूजन आ गई या किसी तरीके से प्रॉब्लम आ जाए तो एक बीमारी होती है, इसका नाम है मेनिंजाइटिस। आपने सुना होगा नाम, मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, है ना। ये बेसिकली क्या है, एक मच्छर के काटने से होती है, एडिस मच्छर के काटने से होती है। दिमागी बुखार में ध्यान रखेंगे बहुत कम लोगों की जान बचती है और बहुत बहुत ज़्यादा लोग इसमें डेथ कर जाते हैं। ओके, चल अब हम एक काम करते हैं। ये तो हमने एक बेसिकली कुछ ब्रेन की बात की कि ब्रेन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। अब हम ब्रेन के टोटल पार्ट की बात करते हैं कि ब्रेन के कितने पार्ट हो सकते हैं। देखिए, देखो अब हमने क्या किया, ब्रेन को कट कर लिया। अब ब्रेन के मुख्य 3 भाग हैं, ध्यान से। मैं कुल की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल पार्ट ऑफ ब्रेन की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेन पार्ट ऑफ ब्रेन की बात कर रहा हूँ। 3 पार्ट हैं, जिसके सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं प्रोसेफ्लॉन, हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इसके दूसरे वाले भाग की बात करें तो कौन दूसरा क्या है, ये है मेसेनफ्लोन। कौन सा बात है, मेसेनफ्लोन, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और इसका सबसे जो लास्ट है वो क्या है, रोम्सिफेलॉन, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो किसी भी मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग है, ध्यान लीजिएगा। पहला कौन कौन सा है, पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और जो तीसरा है वो क्या है, पश्च मस्तिष्क। क्लियर। चलो एक बार एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रोसेफ्लॉन के बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। गाइस, अग्र मस्तिष्क जो है वो आपके ब्रेन का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। इसे हम फोर ब्रेन भी कहते हैं। आपको पता है कि ये कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। ये सबसे बड़ा भाग जो है आपका ये वाला पोर्शन है और सबसे ज्यादा न्यूरॉन भी इसी के अंदर में होता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपके मैक्सिमम डिसीजन के लिए। अब इसकी बात करें तो उसके 2 भाग हैं। सबसे पहला भाग को हम कहते हैं सेरिब्रम और दूसरे भाग को कहते हैं डायनोफ्लोम। अच्छा, एक चीज सुनिए कि भाई सर ये जो आपने बताया प्रोसेफ्लॉन के बारे में, वो किस तरीके से काम करता है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। सेरिब्रम की बात करेगा, सेरिब्रम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैंने अभी आपको बताया कि मस्तिष्क का जो सबसे ज्यादा वाला भाग होता है वो कौन होता है, यही प्रोसेफ्लॉन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अब इसके 2 भाग है, कौन सा, एक है सेरिब्रम जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। ध्यान रखेंगे कि जो सेरिब्रम है वो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों, क्योंकि यहीं पर आपकी जो परमानेंट मेमोरी होती है वो यहीं पे होती है। अच्छा एक चीज बताओ, परमानेंट मेमोरी की जो हम बात करें इसका मतलब क्या है। मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पोररी। मतलब आप आए दिन लोगों से मिलते हो, है ना, बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो ये आपको याद नहीं रहता। जैसे मैं अभी से पूछूं, अभी अचानक अपने दिमाग में आप सोचना, या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता तो नहीं सकते, लेकिन खुद ब खुद सोचना कि आज से 10 दिन पहले आपने क्या खाया था। आज से 1 महीने पहले सोमवार को या किसी स्पेशल डेट में पूछो आपने क्या कुछ पहना था, क्या बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। लेकिन हाँ, अब बता पाओगे कि आपने बर्थडे वाले दिन आपने क्या खाया था, या आपने कौन सा कपड़ा पहना था, या अपनी शादी वाले दिन कौन सा कपड़ा पहना था, या वट कुछ भी जो कोई स्पेशल डे होता है। समझ गए ना कि परमानेंट मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी में अंतर क्या होता है। तो जो परमानेंट है यानी कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो चुकी है, वो गाइस सेरिब्रम में होती है और यहीं से आपकी सोच डेवलप होती है। आपकी सोच कैसी है, आप चीजों किस तरीके से देखते हो। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, मतलब उसको पॉजिटिव चाहिए नहीं, हमेशा नेगेटिव, है ना। अभी भी देख लो कमेंट में बहुत कुछ लोग ऐसे भी लोग होंगे जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। उनको मतलब नहीं होता किसी भी चीज से, उनको केवल मतलब क्या है, हाँ भाई समझ नहीं आ रहा बोल दिया, परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनको केवल क्या चाहिए, आगे बढ़ने के लिए रास्ता चाहिए, थोड़ा सा रास्ता मिला वो आगे बढ़ जाता है। तो ये जो सोच है वो भी किस पे डिपेंड करती है, सेरिब्रम पे डिपेंड करती है।
अब अगर मान लो सोच अच्छी होगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि विजडम उसी से आता है, मतलब बुद्धिमत्ता उसी से आती है। समझ में मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी जो सोच है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है और आपकी जो मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, उसका सेंटर सेरिब्रम भी है, यानी कि ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो ध्यान दीजिएगा कि आप अच्छी बुद्धिमत्ता वाले लोग हैं। पूरी पूरी दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कंप्लेन करते हैं और एक सॉल्यूशन करते हैं। दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेरिब्रम है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप चाहते क्या हो। अगर आप कभी हमेशा कंप्लेन करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोच है वो धीरे धीरे नेगेटिव होती है, और ऐसा इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। इस बात का ध्यान रखिए। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसका, ये सोचना बुद्धिमत्ता कहलाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है केवल उसी के बारे में सोचना, ये बेवकूफी कहलाती है। तो आपके ब्रेन में ये जो सेरिब्रम है, यानी कि प्रमस्तिष्क है, ये बिल्कुल एक्टिव है। अब आपका काम है कि इसको किस तरीके से वर्क करा। ठीक है। दूसरा है डाइनसेफलॉन। ध्यान रखना, डाइनसेफलॉन एक पार्ट है गाइस, है ना। इसके भी दो पार्ट हैं, एक है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कौन है थैलेमस, कौन है हाइपोथैलेमस और कौन है सेरिब्रम। ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है ना, ये है आपका सेरिब्रम। ये जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे, ये है आपका डाइनसेफलॉन। अच्छा, डाइनसेफलॉन के पास ही एक ग्लैंड होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, फ्यूज ग्रंथि कहते हैं। आपको पता होगा कि हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। अब इसके दो पार्ट हैं। पहला कौन सा है? थैलेमस। ध्यान देना कि थैलेमस हमारे शरीर में क्या करता है? ठंडा, गर्म और दर्द की अनुभूति कराता है। जैसे मैंने पानी पिया, ये पानी कोल्ड है, ठंडा है, तो पता चला ना। मुझे कैसे पता चला कि ये पानी ठंडा है? मेरे सेंस ऑर्गन, टंग ने इसे टच किया, उसके बाद ये ब्रेन को बताया कि हाँ भाई ये क्या है? पानी, ठंडा पानी है। तो ब्रेन के किस भाग से पता चला कि ये पानी ठंडा है? वो कौन? थैलेमस। अगर ये चाय होती तो गर्म बताता, है ना। साथ में दर्द की अनुभूति, जैसे मान लो अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ किस पे लग जाए, किसी पिन पे लग जाए, तो मुझे दर्द की अनुभूति होगी ना। तो वो जो दर्द की अनुभूति होगी वो किसकी वजह से? किसी थैलेमस की वजह से। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं किसके? हाइपोथैलेमस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो यही रेगुलेट करती है। मान लो आपको बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, तो ये ब्रेन, ये जो ये है, ये आपके स्किन को बोलेगा क्या कि जाके थोड़ा सा गर्म हो जाए। क्योंकि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है और अगर वो अंदर आ गया तो हमारे ऑर्गन को क्या करेगा? वो नुकसान पहुंचाएगा। आपको तो पता ही है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37, है ना। तो 37 से ना तो कम होना चाहिए ना तो अधिक होना चाहिए। तो चाहे वो गर्मी हो या चाहे वो सर्दी हो, इस मौसम में आपका जो हाइपोथैलेमस है वही कंट्रोल करता है बॉडी बैलेंस। साथ में अगर आपको मान लो भूख लगी है, प्यास लगी है, तो भी कंट्रोल करता है। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें किसी से घृणा की बात करें, यार मुझे कोई ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, या हम प्यार वाली बात करें, प्यार का मतलब जो मम्मी पापा आपस में करते हैं, प्यार का मतलब जो आप अपने मम्मी से करते हो, है ना। प्यार का मतलब वही होता है। तो वो जो एक फीलिंग्स होती है ना, स्पेशल वाली फीलिंग्स होती है, वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल करती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, पता है क्या? कि अभी मैंने बताया कि प्यूस ग्रंथि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, लेकिन उसे भी तो कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। उससे कंट्रोल करती है ये हाइपोथैलेमस। यानी हम हाइपोथैलेमस को क्या बोल सकते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेसोफ्रॉन के बारे में। मध्य मस्तिष्क बोल सकते हैं, ये जो है मिड पार्ट है ब्रेन का, और सेकेंड लास्ट पार्ट है टोटल ब्रेन का। यानी कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा? अग्र मस्तिष्क था। दूसरा कौन सा है? मध्य मस्तिष्क है। ये रिस्पॉन्सिबल है देखने के लिए और लिसनिंग के लिए। इसके दो पार्ट है गाइस। पहला जो पार्ट है वो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा पार्ट है सेरिब्रल पेंडल। देखो इस पार्ट को देखो आप, ये है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना। इसका काम क्या है गाइस? ये क्या करता है?
जो भी कुछ देखते हो या जो भी कुछ सुनते हो, ये उसका सेंटर है। कभी सुना आपने कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उसकी आंखें चली गई, है ना, एक्सीडेंट हुआ, सुनने की शक्ति चली गई। ऐसा नहीं कि कल आंख खराब होगी तभी आप देखने की शक्ति खराब होगी किसी की भी, या कान में कोई प्रॉब्लम होगी तभी। बहुत केसेस में क्या होता है, आपकी आंख बिल्कुल प्रॉपर सही है, कान प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, लेकिन ब्रेन का यही वाला भाग जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसे ना तो देख सकते हैं ना ही हम सुन सकते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट जो है गाइस वो है सेरिबल पेंडल। ये है सेरिबल पेंडल। सेरिबल पेंडल का काम क्या है कि स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है किससे, ब्रेन से। दोनों बात हो सकती है, या तो ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है या ब्रेन को स्पाइनल कोड से अलग करता है। तो दोनों के बीच में जो पार्ट है वो कौन है, सेरिबल पेंडल। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्रह्मसंड्रम के बारे में। ये बैक पार्ट होता है, ये पीछे का मस्तिष्क होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, बट है छोटा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर में दोनों बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले नर्वस सिस्टम के बारे में, कि नर्वस सिस्टम जो है वो बैलेंस करता है। तो हाँ, ये जो ब्रेन है ये क्या करता है, इसे हम पश्चिम मस्तिष्क बोल सकते हैं। इसका काम क्या है, बैलेंस करना। बैलेंस का मतलब, बैलेंस हमेशा ध्यान रखेंगे, दो होते हैं, कौन कौन से, एक आउटर बॉडी बैलेंस और एक इंटरनल बॉडी बैलेंस। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट कौन कौन सा बैलेंस करता है। इसके भी दो पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम, इसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, यहाँ पे डबल एल होगा, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा। सेरिबेलम। और दूसरा है क्या, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो गाइस ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये है, ये जो पोर्शन है ये है आपका सेरिबेलम। क्या लगता है कि सेरिबेलम क्या करता है कि ये हमारे शरीर में आउटर बॉडी बैलेंस करता है। आउटर बॉडी बैलेंस का मतलब, जैसे जैसे चलना, जैसे लिखना, जैसे डांस करना, जैसे स्विंग करना, मतलब बाहर से जो भी प्रॉब्लम है, बाहर से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बैलेंस हो, ये कौन करेगा, आपका सेरिबेलम। और यही पार्ट आपके कान से जुड़ा होता है। अब जब आप कभी भी गोल गोल घूमते हो तो आपका बैलेंस बदल जाता है, वो क्यों, क्योंकि सेरिबेलम ही आप उससे जुड़ा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है गाइस मेडुला ऑब्लंगेटा। ये क्या करता है, हमारे इंटरनल बॉडी बैलेंस करता है। अब इंटरनल बॉडी बैलेंस का मतलब क्या हो गया, मैं आपको बता चुका हूँ, सांस लेना सांस छोड़ना, है ना, मान लो मैंने कुछ खाया उल्टी कर दी, इस प्रकार के बैलेंस। यानी कि इंटरनल बॉडी बैलेंस कौन करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा, और आउटर बॉडी बैलेंस कौन करेगा, आपका सेरिबेलम। अच्छा एक चीज, आपके यूपीएससी में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि उगलने और निगलने का नियामक अंग या तंत्र कौन है, तो उसमें कौन होता, मेडुला ऑब्लंगेटा। सो गाइस ये तो हमने ब्रेन की बात की, मतलब तीन पार्ट है, हमने सारों पार्ट बात कर ली। एक बार रिकॉल कर लेते हैं सब कुछ को। देखो देखो ये है पूरा का पूरा ब्रेन। इसका सबसे आगे वाला पार्ट क्या है, सेरिब्रम। ये क्या करता है, आपकी थिंकिंग, आपकी परमानेंट मेमोरी और आपकी बुद्धिमत्ता। दूसरा क्या है, डायंसफ्रॉन, इसी के पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा क्या है, थैलेमस, ये क्या करता है, ठंडा गर्म और दर्द की अनुभूति करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है गाइस, ये आपकी प्यार की अनुभूति कराता है, गुस्से की अनुभूति कराता है, अब घृणा की अनुभूति कराता है। अगर आपको प्यास लग रही है तो भी कौन करा रहा है, ये तो भी हाइपोथैलेमस करा रहा है। अब इसके कितने पार्ट है, इसके पार्ट तो है नहीं, वो तो डायंसफ्रॉन के पार्ट है। हाँ, यहाँ बताया मैंने कि हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, कि हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट बात की कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में, यह देखने और सुनने का नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट बात की हमने क्या, सेरिबल पेंडल के बारे में। सेरिबल पेंडल क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, ये आपके आउटर बॉडी बैलेंस को बनाता है। और लास्ट क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, आपके इंटरनल बॉडी बैलेंस को बनाता है। तो हमने ब्रेन के सब पार्ट के बारे में बात कर ली, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के सारे पार्ट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। चलिए स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। देखो स्पाइनल कॉर्ड की बात करेगा इस, तो ध्यान रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 24 आवर काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है,
ब्रेन से पतली सी लाइन देखिए पतली सी लाइन निकल के हमारे कमर के पीछे तक जाती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या है, 24 आवर काम करता है और ये दो तरीके से काम करता है। पहला क्या है, स्टिमुलेशन से उद्दीपन क्या है, और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड 24 आवर काम करता है। तो आपका सवाल, सर क्या ब्रेन 24 आवर काम नहीं करता? देखो ब्रेन करता है 24 आवर काम, लेकिन ब्रेन के चारों के चारों पार्ट या तीनों के तीनों पार्ट या फिर टोटल जो पार्ट है वो लगातार काम नहीं करते। मान लो आप सो रहे हो तो क्या आपका हाथ काम करता है, क्या कान काम करता है, नहीं करता ना, टंग काम करता है, नहीं ना। तो ब्रेन के कुछ पार्ट काम करते हैं, कुछ पार्ट काम नहीं करते हैं, लेकिन स्पाइनल कोड हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो तुरंत काम, वो 24 घंटे काम करता है। अब उसे कैसे काम करता है मैं आपको भी बताता हूँ। देखो स्पाइनल कोड बेसिकली कितने तरीके से काम कर रहा है, दो तरीके से काम कर रहा है। पहला कौन सा, स्टिमुलेशन, जिसको हिंदी में उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन का मतलब हो गया क्या, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, जैसे कभी नहाने के बाद शिवरिंग सी होना, कंपकपाना, ये सब के सब उद्दीपन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब क्या होता है कि क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया बोल सकते हो। अचानक आप बैठे हो, पीछे से किसी ने आके चिल्लाया, आप चौंक जाते हो। भाई चौंकना का मतलब क्या हुआ, क्या ब्रेन काम कर रहा है क्या? नहीं भाई, ब्रेन तो बिल्कुल सोच समझ के काम करता है। बचपन में याद है कि जब मम्मी से पूछा करता था कि मम्मी गर्म पेट को टच करेंगे, है ना, तो हाथ पीछे कर लेते, वो कैसे होता था? फिर मम्मी बता दी थी कि जब तुम टच करते हो तो वहाँ पे जो हाथ है वो ब्रेन को बोलता है कि हाँ भाई गर्म लग रहा है, फिर ब्रेन बोलता है कि अब तुझे हाथ को हटा दो। भाई इतने देर में तो वो जल जाएगा पूरा का पूरा। यानी कि ये काम ब्रेन नहीं कर रहा, ये काम कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। यानी कि जैसे ही आप, जैसे मैं बैठा हूँ मान लो, अचानक मुझे कोई करंट लग गया, समझ रहे हो, तो मैं हाथ तुरंत ऊपर करता हूँ, ना कि ब्रेन ऊपर करता है। कभी अचानक से देखना कि आप जा रहे हो अपनी मस्ती में, अचानक आपके साइकिल या मोटरसाइकिल के सामने कोई आगे, तुरंत ब्रेक लग जाता है ना। वो ब्रेन नहीं बताया, वो स्पाइनल कॉर्ड बताया। कि आपकी बॉडी में अगर इमरजेंसी की बात अगर हो जाए, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो उस समय ब्रेन नहीं, उस समय स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। समझता है? तो मतलब अगर मान लो अगली बार आप सांप को देखो, अचानक से चौंक जाओ, एक बॉडी में सिरहन सी आ जाती है, तो वो किसकी वजह से आती है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। ध्यान दीजिएगा कि स्टिमुलेशन का मतलब उद्दीपन हो गया, जैसे रोंगटे खड़ा होना, गूप्स बम आ जाना, समझ रहे हो, कपकपाना, ये सब क्या है, स्टिमुलेशन है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जैसे पकवान को देख के मुंह में पानी आ जाना, अचानक साइकिल का ब्रेक दबा देना, गर्म पेट को टच करने पे हाथ का पीछे करना। तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड का काम है। सो गाइस अभी हमने बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें ब्रेन का काम क्या था और आपका जाकर के इसका स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या था। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। चलिए एक बार देखते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। देखिए तीन सिस्टम बताया मैंने आपको, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। परिधि तंत्रिका तंत्र है। अच्छा कैसे, एक बार बताओ, मैंने भी बोला कि ब्रेन कुछ भी बता रहा है, मतलब ब्रेन के पार्ट ने बोला भाई ये ठंडा ये गर्म, ये तो पता चल रहा है, लेकिन ब्रेन को आखिर पता कैसे चलेगा? मान लो मैंने बोला कि भाई हाथ ऊपर करो, सभी के सभी, भाई क्लास में तो करते हो, यहाँ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं ही कर लेता हूँ, चलो मैंने कहा हाथ ऊपर करो, तो मैंने आपका हाथ ऊपर कर लिया, तो क्या ब्रेन आया हाथ ऊपर करने? नहीं ना, ब्रेन ने सिग्नल दिया होगा तभी तो। अब मैंने कहा हाथ नीचे करो, मैंने हाथ नीचे कर लिया, तो क्या ब्रेन आया? ब्रेन ने केवल सिग्नल दिया है, इस बात का ध्यान रखें। ब्रेन ने क्या किया है, केवल सिग्नल दिया है, और सिग्नल को काम कर, ये जो सिग्नल है वो किसके थ्रू जा रहा है, हमारे ब्रेन से लेकर आपके पूरे हाथ में एक नर्व्स गई है, उसके थ्रू। तो हाँ, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की जब बात करेंगे तो यहाँ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, केवल नर्व्स है। यानी कि नर्व्स क्या होता है फिर, कि नर्व्स इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन फाइबर फाउंड इन आउटर साइड ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स, जब बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में ग्रुप में हो जाते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, नर्व्स कहते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो ही मेन इंट्रोडक्शन दे रहा है, दो ही जो है मेन निर्देशन दे रहा है। तो इन दोनों से जो है नर्व्स निकल के पूरी बॉडी में गई है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सो गाइस ध्यान दीजिएगा कि नर्व्स दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं कार्डियल नर्व्स, जो 12 जोड़ी होती है,
कार्डियल नर्व्स कहाँ होती है? ये आपके ब्रेन से निकल के पूरे शरीर में जाती है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो कार्डियल नर्व्स है वो बेसिकली ब्रेन है वो जो भी बोलता है वो कार्डियल नर्व्स कहते हैं, और 12 जोड़ी होती है। और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल का मतलब स्पाइन, ये ना स्पाइनल कोड से जो नर्व्स निकलेगी वो कौन है? स्पाइनल कोड। जिस कितनी पेयर होती है? 31 पेयर होती है। 31 इसलिए क्योंकि मैंने कहा भी कि जो न्यूरॉन्स है वो 24 घंटा एक्टिवेट होते हैं, तो उनकी नर्व्स बहुत ज्यादा होगी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो भी कुछ निर्देश दिया उसे किसने कंट्रोल किया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने अपने तंत्रिकाओं के माध्यम से कर दिया। कभी सुना है कि लोग किसी को लकवा मार गया? लकवा मारने का मतलब क्या होता है आपको? कि वो पार्टी काम करना बंद कर देता है। देखो यहाँ पे देखो, यानी ये ब्रेन है और ये जो दिखाई दे रहा है ये पीछे ये लाइन जो दिख रही है ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो अब स्पाइनल कॉर्ड से देखो बहुत सारे ये कुछ तारे निकली है, इसे ही हम कह रहे हैं क्या? स्पाइनल नर्व्स। यानी कि ये कितनी होती है? 31 पे होती है। अब ब्रेन से भी देखो छोटी छोटी नर्व्स निकली है, इसे क्या बोलते हैं? कार्डियल नर्व्स कहते हैं, जो 12 पे होती है। अगर ये किसी तरीके से खराब हो जाए तो ध्यान रखना लकवा मार जाता है। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो, तो हमने बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, हमने बात करी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, और हमने बात करें अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? स्वायत्त बोल सकते हैं इसको, खुद ब खुद काम करती है। मतलब एक ऐसा तंत्र जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे क्या मैं किडनी को बोल सकता हूँ कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दे? क्या मैं लीवर को बोल सकता हूँ कि कुछ देर काम करना बंद कर दे? या मैं अपने स्टमक को बोल सकता हूँ क्या कि भाई ऐसा है कि भी सोमवारी आने वाली है, मैं फास्ट करूंगा, एक काम करो मैं रविवार कोई अच्छा खाना खा लूंगा और तुम धीरे धीरे करके बचना ताकि मुझे भूख ना लगे। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं। हमारे शरीर में भी एक ऐसा सिस्टम है जो खुद कंट्रोल करती है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे खुद को गुदगुदी नहीं लगा सकते, लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। खुद की सांस कुछ देर के लिए तो सांस बंद कर सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से सांस को बंद नहीं कर सकते। या आप हार्ट को नहीं बोल सकते कि भाई रुक जा, बोल सकते हो क्या? अरे अगर यही रुक जाता तो टेंशन ही खत्म। तो अब कुछ ऐसा तंत्र जो हमारी पूरी बॉडी में कंट्रोल खुद ब खुद होता है, उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी उसे हम कहते हैं स्वायत्त तंत्र कहते हैं। अब गाइस ये जो है ये कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटी, ऐसा मतलब अनैच्छिक है, इसे आप इच्छा द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसके दो पार्ट हैं, इसमें कौन सा है? एक है सिंथेटिक और एक है पैरासिम्पैथिक। एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सिंथेटिक क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं अनुकंपी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी हार्ट बीट जो है वो धीरे हो जाती है। ठीक है, आपकी जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, धीरे नहीं हो, इंक्रीज हो रही है इसमें, है ना? मतलब सिंथेटिक में क्या हो रहा है? इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या हो रही है? तेज हो जा रही है। आंखों की पुतली क्या हो जा रही है? फैल जा रही है। और इसके पल्स रेट जो है ना, आपकी पल्स रेट वो बढ़ जा रही है। हार्ट रेट की बात करें, बीपी जो है बीपी वो भी बढ़ जा रही है। यानी कि सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें या सिंथेटिक सिस्टम की बात करें, अनुकंपी की बात करें, तो इसमें सारी चीजें बढ़ जा रही है। ओके, और पैरासिम्पैथिक की बात करें, इसका उल्टा है अनुकंपी। इसमें चीजें क्या हो रही है? घट सी जा रही है। जैसे देखो हार्ट बीट का घट जाना, ठीक है, आंखों की पुतली का सिकुड़ जाना, आपके पल्स रेट का कम हो जाना, और आपका बीपी का क्या हो जाना? वो भी कम हो जाना। देखो ये एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा मैं वो बता दूं। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि अगर आप तनाव की स्थिति में होते हो तो कौन सा तंत्र काम करता है? आप ही बताओ, सोचो पहले कि तनाव का मतलब अगर मान लो टेंशन आ गया तो क्या होगा? अचानक मान लो आपके पास फोन कॉल आता है, यार घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करोगे? सांसें तेज चलेगी, आंखें फैल जाएगी। तो डिप्रेशन में तो ऐसे ही होता है। इसका मतलब क्या? कि सिंथेटिक काम करेगा। जब आप डिप्रेशन में होगे तो क्या काम करेगा? सिंथेटिक काम करेगा। और जब आप रिलैक्स मोड में होते हो तो कौन काम करता है? आपका पैरासिम्पैथिक। सो गाइस यहाँ पे हमने आज बात की नर्वस सिस्टम के बारे में। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हालांकि जब हम लाइव क्लास में आएंगे तो और भी आपके क्वेश्चन को भी हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन फिलहाल आपको समझ में आ रहा है, तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिए, मैसेज को लिख कर भेजिए, मैं उसका आंसर देता हूँ।
आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलते हैं एक अलग टॉपिक पे। थैंक यू।